सत श्री अकाल, राम राम, गम्मा खनी में हूँ। ज्ञान करता हूँ, सबका सम्मान और स्वागत करता हूँ एक्सीलेंस परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको हर प्रकार के स्टडी वीडियोस मिल जाते हैं। और जी हाँ, पिछले 2 वीडियोस में जो आपने बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद। और जी हाँ, एक बात और आपने हमसे कही और कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम रहूँ। और जी हाँ, बिल्कुल साहिल के सुकून से इनकार नहीं हमें, साहिल के सुकून से इनकार नहीं हमें, पर तूफानों से कश्तियाँ निकालने का मजे ही कुछ और है। और हम तूफानों से कश्तियाँ निकालेंगे बेटा। मैं अपना 100% यहाँ पर दे रहा हूँ, और अगर आप भी अपना 100% दे रहे हैं तो हम 1001% सक्सेस पाएंगे और तूफानों से कश्तियाँ निकालेंगे और इकोनॉमिक्स में धूम मचाएंगे। तो आ जाओ, पिछले 2 वीडियोस में अपन ने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा अपन, अर्थशास्त्र क्या होता है, सीमित संसाधनों का उपयोग कर असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरा अपन ने समझा सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। उसकी विशेषता अपन ने समझी कि छोटे छोटे चरों का अध्ययन, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन और मूल्य निर्धारण। और एक और अपना था क्षेत्रता। और फिर अगले वीडियो में अपन ने समझा समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग अपन ने समझा और उसकी विशेषताएं अपन ने समझी। और आज इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बीच में डिफरेंस। जी हाँ, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में हम अंतर पढ़ने वाले हैं। देखिए, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की 2 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस है बेटा? 2 ब्रांचेस हैं। पहली व्यष्टि, दूसरी समष्टि। आइए समझते हैं कि इन दोनों ब्रांचेस में अंतर क्या पाया जाता है और किन कारणों से ये 2 ब्रांचेस अर्थशास्त्र की बनाई गई और 2 तरीके से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया। जी हाँ, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अंतर का आधार सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र। अब अंतर के आधार में हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो है आशय। जी हाँ, पहला पॉइंट क्या हमारा? आशय। तो आ जाइए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? व्यक्तिगत इकाइयों का। जी हाँ, हमने बात करी थी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। और हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत विनिमय और इन सारी बातों के बारे में हम अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी गुड, भैरवलाल रिवाइज करेगा साथ में बेटा। किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का। जी हाँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत इकाइयों का। और यहाँ पर इसी के साथ हमारे पास व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो पहला जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि व्यापक अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? संपूर्ण का। तो आशय में जो हमारा अंतर निकल कर आता है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत इकाइयों का और समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है विश्लेषण या फिर यंत्र। जी हाँ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। किससे बेटा? कीमत विश्लेषण से जुड़ा है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है कीमत विश्लेषण से। जी हाँ, कि किस प्रकार अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता और जो उत्पादक है वो किस प्रकार प्रभावित होंगे, किसको कितना फायदा होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कहाँ पर? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमारा जो विश्लेषण या फिर जो यंत्र है वो है आय। जी हाँ, हम डिस्कस करते हैं इनकम के बारे में कि किस प्रकार इनकम अगर बढ़ेगी या फिर घटेगी तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट अपन डिसाइड करते हैं, विदेशी विनिमय नीतियों का जो निर्धारण करते हैं, मौद्रिक नीतियां या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज अपन बनाते हैं। किस बेसिस पे बनाते हैं? इनकम के बेसिस पे। किस बेसिस पे बनाते हैं बेटा? इनकम या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर अपन बनाते हैं। और ये सारी स्टडीज कहाँ की जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और यहाँ पर हम बात करें किसकी? माइक्रो की। तो माइक्रो में जो आपका यंत्र या विश्लेषण है वो है कीमत विश्लेषण से जुड़ा है। किससे जुड़ा है बेटा? कीमत विश्लेषण से। और संपूर्ण ये व्यापक अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, किसकी? व्यापक अर्थशास्त्र की। तो व्यापक अर्थशास्त्र आय विश्लेषण से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? आय विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। तो पहला किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का। किसके अंतर्गत? व्यष्टि के अंदर। समष्टि के अंतर्गत सामूहिक या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। सेकेंड हमारा जो डिफरेंस का जो अंतर का आधार है वो है यंत्र। इसमें कौन सा यंत्र होता है? व्यष्टि में कीमत और यहाँ पर समष्टि में आय। जी हाँ, और हमारा थर्ड पॉइंट आगे बढ़ते हैं, प्रचलन। वर्तमान समय में किसका ज्यादा प्रचलन है? आजकल जो लोग जो स्टडीज करते हैं वो एक एक व्यक्ति पर जाकर अध्ययन करना पसंद करते हैं या फिर सामूहिक रूप से? यस, भैरवलाल साथ में रिवाइज करिए बेटा। किसका अध्ययन करना पसंद करेंगे? जी हाँ, सामूहिक रूप से। तो वर्तमान समय में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रचलन कम है और व्यापक या मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रचलन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये एक बार पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का वर्तमान में कम प्रचलन है। क्या है बेटा? कम प्रचलन है। और व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व दिनों दिन
बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो थर्ड डिफरेंस जो है वो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रचलन वर्तमान समय में क्या है, कम है। क्यों है? क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन करने में आपका समय बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। और आजकल जितने भी लोग अध्ययन करते हैं, जितने भी अर्थशास्त्री अध्ययन करते हैं, वो सामान्यतः बेसिक मानते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था को। किसको बेसिक मानते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था को। अगला हमारा पॉइंट है प्रकृति। जी हाँ, बात करते हैं किसकी? प्रकृति की। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है? सरल होती है। क्या होती है? सरल होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, प्रकृति जो है वो क्या होती है? सरल होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हम व्यक्तिगत समस्याओं के हल ढूंढ रहे हैं या फिर व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं। और जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो हम एक व्यक्ति विशेष की बात करें, न कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। तो एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन करना आसान होता है या फिर सरल होता है एज कम्पेयर टू संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। क्योंकि जब उस व्यक्ति की मैं समस्याएं देखूंगा तो उनका समाधान मैं उस व्यक्ति विशेष को ध्यान में निकाल सकता हूं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ समष्टि अर्थशास्त्र की, तो वहां पर मेरे सामने समस्या होती है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के एरियाज होते हैं। किसी में इन्फ्लेशन होता है, कहीं पर रोजगार होता है, कहीं पर बेरोजगारी होती है। तो इन सभी समस्याओं को मैं देखकर जो डिसीजन लेता हूं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो जो प्रकृति जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या है बेटा? सरल है। क्या है? सरल। और व्यापक अर्थशास्त्र की प्रकृति जटिल है। जी हाँ, व्यापक अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? जटिल या कठिन है। भेरूलाल आ गया हमारा, भेरूलाल बेटा साथ में रिवाइज करेंगे यार। ओके, तो प्रकृति क्या है बेटा इसकी? सरल। और यहाँ पर अगर हम बात करें व्यापक की, तो ये जटिल या कठिन है। क्षेत्र, जी हाँ, अब मुझे बताइए, ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर आपने आंसर नहीं दिया बेटा, यहीं से पेन फेंक कर मारूंगा मैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं ये पेन फेंक के मारूंगा, कैमरे में से निकलेगा और आकर लगेगा आपको। ठीक है, तो क्षेत्र बताइए मुझे। व्यक्तिगत इकाइयों का जब अध्ययन करते हैं तो क्षेत्र बड़ा होगा या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो? हाँ, वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने आपके लिए बेटा। वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। क्या बताया? कि क्षेत्र कब बड़ा होगा? जब आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करोगे। मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। और व्यापक या मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? बड़ा होता है। आ जाइए पढ़ लेते हैं। इसका क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक ही सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक। और यहाँ यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं के विश्लेषण के कारण विस्तृत है। क्या है? विस्तृत है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उनके समाधान ढूंढते हैं और किस प्रकार से उन समस्याओं के हल अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, इन पर बात करते हैं। और जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, उसकी समस्याओं की बात करते हैं और उसके लिए हम हल ढूंढते हैं। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूंगा तो उसका क्षेत्र क्या होगा? छोटा। और अगर मैं बात करूंगा व्यापक या मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो क्षेत्र क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। कौन मेरे साथ रिवाइज करेंगे यार? क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र छोटा होगा और व्यापक या बृहद अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होगा? बड़ा। और जी हाँ, हमारे गुरुजी, मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद आ गई, हमारे गुरुजी प्रेरक जी त्रिवेदी जी, हाँ, पेस एकेडमी, इंदौर, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर सभी लेवलों पढ़ाते सीए के। और वो हमसे एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, मैथ्स के जादूगर है बेटा। मैथ्स को इस तरीके से पढ़ाते कि आपको मैथ्स से मोहब्बत हो जाएगी। और वो हमें एक बात कहते थे, इफ द टीचर प्ले विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कांट प्ले विद द स्टूडेंट, एंड इफ द टीचर कांट प्ले विद द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्ले विद द स्टूडेंट। और टीचर सब्जेक्ट के साथ तभी खेल पाएगा जब बाकी खिलाड़ी, और वो बाकी खिलाड़ी हैं आप, अगर आप भी इस खेल में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं तो खेल ही रहा हूँ। और अगर आपने भी मेरा सहयोग किया, आप भी वो खिलाड़ी बनकर, बाकी खिलाड़ियों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो बनकर अगर साथ में आ गए, तो बेटा इकोनॉमिक्स के अपन आगे सके लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ आने वाली है सबका सामना कर पाएंगे। आगे बढ़े बेटा। बिल्कुल सब बात समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करनी है। ओके। और ये चिप्स कौन खा रहा है बेटा? नहीं, चिप्स से नहीं बेटा। मैंने क्या कहा बेटा? सीरियस होने की जरूरत है ना, चिप्स बिल्कुल नहीं, बीच में ही। हाँ, अगला हमारा पॉइंट है महत्व। जी हाँ, अगला हमारा पॉइंट क्या है? महत्व। इसका महत्व व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान व नीति निर्धारण तक सीमित है। इसका जो महत्व वो कहाँ तक सीमित है? व्यक्तिगत समस्याओं के निर्धारण, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान व नीति निर्धारण तक। कहाँ पर बेटा? व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान व नीति निर्धारण तक ही क्या है? सीमित है। क्या है? सीमित है। और अब बात करते हैं किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की, व्यष्टि की नहीं, समष्टि की बात करते हैं। यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्व रखता है। कहाँ पर महत्व रखता है बेटा? ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। मेरी बात सुनो बेटा, अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, मौद्रिक नीतियाँ बनाते हैं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, विदेशी विनिमय नीतियों का निर्धारण करते हैं। ये आने वाले सब अपने कॉन्सेप्ट से, अगले चैप्टर से इनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन अध्ययन क्या कर रहे हैं? मैक्रो के बारे में। तो मैक्रो का क्षेत्र बड़ा होगा कि व्यष्टि का?
बता मेरे को, माइक्रो का बड़ा होगा कि मैक्रो का बड़ा होगा? माइक्रो का क्षेत्र छोटा होगा, सीमित होगा, और मैक्रो का क्षेत्र क्या होगा? बड़ा होगा। या फिर समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है? बृहद। इसीलिए तो हम उसे बृहद व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ओके, तो इसका क्षेत्र महत्व स्तर या राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर नीति निर्धारण में महत्व रखता है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पर एक पॉइंट आप ऐड कर देना कि यहाँ पर इसका क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। और आखिर में हम कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न। मतलब कि अर्थशास्त्र की जो दो ब्रांचेस है उनके बीच में कोई भी सकारात्मक संबंध पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। मतलब एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः भिन्न भिन्न। ये अंतर पढ़ने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। क्या है? भिन्न है। वेरी गुड। तो बेटा अनवांटेड एक्टिविटी कर रहे हो क्लास में, बेटा चाय पीने लग गया आप, तो मेरी बात को समझो ना थोड़ा सा। आदमी को इंपॉर्टेंस चाहिए यार। क्या चाहिए? इंपॉर्टेंस चाहिए। आदमी को इंपॉर्टेंस चाहिए। उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में बात करें, मेरी प्रशंसा करें। एक फेसबुक इंस्टाग्राम पर फोटो डालने के लिए तुम 4-4 घंटे तैयार होते हो इस तरीके से, और 4 घंटे तैयार होकर तुम फोटो डालते हो, 4 घंटे एडिट कर कर, और उसके बाद इज्जत कितना टाइम मिलती है? एक दिन 4 दोस्त कमेंट कर देंगे, 20-25 लोग लाइक कर देंगे, कितना टाइम इज्जत मिलती है? 4 दिन। जिंदगी भर इज्जत मिलेगी अगर 2 महीने मेहनत कर ली दिमाग से। जिंदगी भर इज्जत मिलने के लिए एक दिन में जिंदगी भर इज्जत मिलेगी क्या बेटा? नहीं मिलेगी ना। तो जिंदगी भर इज्जत पाने के लिए 2 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो 2 महीने बेटा अच्छे से मेहनत कर ले यार। और राजा, अगर हमारा काम आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।